Hello and welcome to Center for Ambition. Today we are going to discuss editorial. एक दिन लेट हो गया उसके लिए सॉरी ड्यू टू माय हेल्थ प्रॉब्लम। आज हम अपना एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे हमारे 17 जुलाई के दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें लगे कि आ सकते हैं। पीटी में भी पूछ सकता है और किसी मेंस में भी पूछ सकता है। स्पेशली वो आर्टिकल है कि इंडिया यूके का जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो साइन हुआ है दोनों कंट्री के बीच में और फर्स्ट डेवलप्ड कंट्री है यूके जिसके साथ इंडिया ने साइन किया है। तो हम देखेंगे कि इसका इंडिया का बेनिफिट क्या हो सकता है, हमारे ट्रेड में क्या क्या स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ट्रेड को कैसे बेटर कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे हमारे यूके के साथ रिलेशन कैसे बेटर हो सकते हैं। फिर है वही एजुकेशन से, ये जो सोनम वांगचुक हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे, उनकी वाइफ ने लिखा है कि एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए। तो इस आर्टिकल को हम GS2 से सीधा सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। GS2 का टॉपिक स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन से इसको हम कर सकते हैं। और इस वाले को सेकंड वाले को हम गवर्नेंस GS2 से कर सकते हैं। गवर्नेंस का टॉपिक है जिसमें हमारा सीधा सीधा लिखा हो राइट टू एजुकेशन। और ये आर्टिकल आपका GS4 में भी अगर पूछेगा तो उसमें भी आपने देखा होगा राइट टू एजुकेशन वर्ड लिखा हुआ है GS4 में। तो ये भी आपका आर्टिकल वहाँ से पूछा जा सकता है। तो इन सबको हम समझने की एक एक करके कोशिश करते हैं। तो पहला यही है कि इंडिया यूके एफटीए किक इन द व्हाट चेंज फॉर द कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री। तो उन्होंने ये सीधा कह रहा है कि कंज्यूमर पे क्या फ़र्क पड़ेगा और इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसका जैसे ये लिखा है GS3, तो उसमें भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। तो इसमें आर्टिकल में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा एफटीए साइन हुआ है, जो 15 जुलाई को इफेक्ट में आया है 15 जुलाई को इफेक्ट में आया है, वो क्या चेंजेस इंडस्ट्री पे पड़ेंगे, क्या कंज्यूमर पे पड़ेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में उसने बताया। उसने कहा है कि इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री, इंडिया फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव डील विद डेवलप्ड कंट्री। इंडिया की पहली कम्प्रिहेंसिव डील है किसी भी विकसित देश के साथ। तो सीधा सा यहाँ से एक स्टेटमेंट, यहाँ से अगर पीटी में पूछेगा तो एक स्टेटमेंट यहाँ से सीधा पूछ लेगा कि इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्रीज़ है किसी भी डेवलप्ड कंट्री के साथ। तो हाँ, इंडिया का पहला कंट्रीज़ है दैट इज़ यूके। ये है, बाकी ये सब मेंशन किया है उसी के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं एफटीए होता क्या है। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बहुत सारे प्रोविज़न होते हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ से सीधा सा समझो, एग्रीमेंट का सीधा सा मतलब है दो कंट्री आपस में आके कोई भी सहमति जता रहे हैं। तो सीधा सा मतलब है कि कोई भी एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, बिटवीन टू और मोर कंट्रीज के बीच में होता है फॉर द ट्रेड पर्पज, उससे हम बोलते हैं एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो हम इसके साथ क्या है कि इससे क्या होगा, हमारा इसका बेनिफिट क्या होगा, किस हमारा या उसका, दैट इज यूके का। तो पहला तो ये है कि बेनिफिट क्या है इसके। बेनिफिट सबसे पहले हमारा निकलेगा कि हमारा टैरिफ या टैक्स कम होगा दोनों कंट्रीज का, जिसमें कहा गया है कि इंडिया का 99% करेगा और इंडिया 95% करेगा। पेपर में टैरिफ कम होगा, दूसरे शब्दों में दैट इज टैक्स जो हमारा लगता है। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा ये होगा कि इंडिया की मार्केट बढ़ेगी। तो मार्केट भी बढ़ेगी, मार्केट इंडिया की बढ़ेगी किसके लिए, ट्रेड के लिए। इंडिया को मार्केट मिलेगी। फिर जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ेंगी। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जो जॉब में ही आ गया है। उसके अलावा हमारा क्या है, हमारा सीधा सा कह सकते हैं यहाँ से हमारे साइंस एंड टेक में भी इनोवेशन होगा। साइंस एंड टेक में भी इनोवेशन होगा।
इसके अलावा हमारे पास क्या है ना, एफपीआई और एफडीआई आएगा। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो, एफपीआई इन्वेस्टमेंट, एक मिनट, एफपीआई और एफडीआई भी बढ़ेगा। ये हमारे मेन हमारे क्या है, बेनिफिट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के। तो सीधा सा अगर नॉर्मल सा अगर पूछता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ जाती है, दो या दो कंट्री के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट है जो ट्रेड को बूस्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है, जहाँ पे हमारा टैरिफ या टैक्स कम होते हैं, मार्केट बढ़ती है दोनों कंट्रीज़ के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए, जॉब या एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है जॉब या एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जॉब या एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। उसके अलावा साइंस एंड टेक में भी इनोवेशन होते हैं। मान लीजिए हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहे हैं या मान लीजिए इंडस्ट्री सेक्टर में कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइंस एंड टेक में भी इनोवेशन होते हैं। और एफडीआई और एफपीआई, हमारा एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई का मतलब होता है, एफपीआई का थोड़ा सा अगर मैं समझूं एफडीआई क्या होता है, अगर एफडीआई और एफपीआई सीधा सा मतलब है, एक लाइन में अगर डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ये मेरा एफडीआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कोई भी कंट्री अगर मेरे एफडीआई में इन्वेस्ट कर रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एफपीआई ये मेरा सीधा सा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म। तो पीटी में एक सवाल पूछा है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आया और कभी भी जा सकता है, दैट इज एफपीआई। यहाँ पे एफडीआई में क्या है कि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, पूरी कंपनी खड़ा कर रहा है, ये आके सीधा इन्वेस्ट कर रहा है, ना कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। जिस दिन इसे मौका लगेगा उस दिन भाग जाएगा, और ये अपने साथ साइंस और टेक्नोलॉजी भी लाएगा, इनोवेशन भी लाएगा। ये अपने साथ नहीं लाएगा, ये सीधा इन्वेस्ट करेगा किसी भी कंपनी में, एफपीआई। और अगर जिस दिन इसे मालूम पड़ा कि कंपनी घाटे में जा रही है या कम बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, उस दिन ये सीधा भाग जाएगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने एफपीआई को इसीलिए कहा कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जिस दिन इन्वेस्टर चाहे उस दिन लेके भाग जाएगा इसे। एफडीआई में क्या है कि वो एकदम नहीं भागेगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन बहुत कुछ किया है, तो ये भागने के चांसेस बहुत कम है इसके, रेयर इन द रेयरेस्ट ही होगा भागनी। एफपीआई क्या है कि अपना पैसा निकाला और सीधा निकल गया अपने देश। तो ये हमारा एफपीआई एफडीआई समझ में आता है यहाँ से। अब समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है जो हमारा एफटीए। पहले हमने समझा कि इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो 15 जुलाई 2026 को फोर्स में आया, इन्फोर्समेंट हुआ। फिर कह रहा है कि इंडिया फर्स्ट मेजर एफटीए कंट्री, जो हमने बताया कि पहला कंट्रीज है इंडिया के साथ, कौन, दैट इज यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके कंट्रीज है जिसने इंडिया के साथ साइन किया। द एग्रीमेंट का एम क्या है, जो हमने बताया, टैरिफ को कम करना, दैट इज टैक्स, मार्केट की एक्सेस बढ़ाना, सीधा मार्केट की एक्सेस का मतलब सीधा सा है मार्केट का दायरा बड़ा करना, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें। और सर्विस सेक्टर को भी प्रमोट करता है, प्राइमरी, और ट्रेड को बढ़ावा देता है। और क्या कहता है, दोनों कंट्री के बीच में स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देता है। फिर दूसरा क्या है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है दोनों कंट्रीज़ के लिए या इंडिया के लिए। हम यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस क्या है इसका इंडिया। पहला इम्पोर्टेंस यही है कि ये दोनों, इंडिया का क्या है कि ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी का सबसे अच्छा काम। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन का सीधा मतलब कि हम एक कंट्री पे डिपेंडेंट ना होके, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। तो कहीं पे भी ऐसा होगा कि हमारी जो चेन है, फ्यूचर में हमारी चेन सिक्योर रहेगी। और जो हमारी ट्रेड की चेन है, जैसे मान लीजिए हम सर्टेन कंट्रीज से कोई चीज़ लेते हैं या देते हैं, तो हमारी अगर उस कंट्रीज़ के साथ फ्यूचर में या सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत सारे रीजन, जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ से सीधा हमारा यही है कि हम दूसरे कंट्रीज से भी उस टाइम के लिए ले सकते हैं। तो हमारा ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा, सीधी सी बात ये। दूसरा है
कि ये हमारा क्या है, ट्रेडिशनल मार्केट है, उस पर डिपेंडेंसी कम करेगा। इसी बात को इन्होंने डाइवर्सिफाई करके लिख दिया है कि जो हम पहले मार्केट जिन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट थे, जिस मार्केट पर डिपेंडेंस थे, उसका क्या है कि उसकी भी डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। हमारे लिए न्यू रूट, न्यू ऑप्शन खुल जाएंगे, न्यू ऑप्शन फॉर ट्रेड एंड मार्केट। हमारे लिए ट्रेड और मार्केट के न्यू ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ से सीधा ये समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है इनहांस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड कम्पिटिटिवनेस। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको इनहांस करेगा और उनके बीच में जो कंपटीशन है उनको भी प्रमोट करेगा। वैसे भी कहा जाता है कि अगर कंपटीशन पता चले कि मार्केट में कंपटीशन कितना है, उसी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति काम करे तो उसका भी क्या है, उसकी भी क्वालिटी बढ़ती है। तो यहाँ से सीधी सी बात है कि इंडिया की क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी अदर कंट्री के साथ। और जो हम कह रहे हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, जो इंडिया का है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, जो गवर्नमेंट ने चलाया था 2014 में, 2014-15 ऐसा ही है कुछ, 15 या ऐसे ही है, 2015 या 14 है, वो देख लेना, उसमें चलाया था। देन इंडिया यूके का जो रिलेशन है, कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, वो इंडिया और यूके के बीच में एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बनेगी। सीधा सा मतलब है दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होगा रिगार्डिंग द ट्रेड एग्रीमेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है तो मैं 4 से 5 पॉइंट लिख के चलाऊंगा सीधा कि ट्रेड में और क्या नाम है, ट्रेडिशनल मार्केट, मार्केट एक्सेस बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेक इन इंडिया को तो मुझे वहाँ पे सीधा सा लिखना ही लिखना है। देन कंप्रिहेंसिव यूके कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी बढ़ेगी। फिर कह रहा है की प्रोविजन क्या है, टैरिफ लिबरलाइजेशन। टैरिफ लिबरलाइजेशन, टैरिफ लिबरलाइजेशन का मतलब सीधा है, लिबरलाइजेशन का मतलब कि हमने क्या किया, जो हमारे टैक्सेस हैं, टैक्सेस में क्या है, टैक्सेस को हमने कहीं ना कहीं कम किया है या टैक्सेस के साथ कोई भी हमने संशोधन किया है। तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या करेगा, 90% यूके प्रोडक्ट पे इंडिया रिड्यूस टैरिफ ऑन अराउंड 90% यूके प्रोडक्ट। यूनाइटेड किंगडम के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं इंडिया में, उन पे इंडिया 90% तक अपना टैरिफ रिड्यूस करेगा। ये एक चीज जानने वाली है। जैसे स्कॉच विस्की एक तरह की वाइन है, ये मान लीजिए वाइन, फिर प्रीमियम कार्स वगैरह हैं, चॉकलेट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, इन पे सारे पे क्या है कि इंडिया कम करेगा। यूके करीब 99% इंडियन प्रोडक्ट पे कम करेगा, जिसमें टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल, लेदर्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, मैरीन प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हैं कि जिन पे यूके कम करेगा। तो यहाँ से सीधा समझ में आ रहा है जिसका कंज्यूमर को बेनिफिट क्या होगा। नाउ व्हाट विल बी द बेनिफिट, व्हाट विल बी द बेनिफिट फॉर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को बेनिफिट क्या होगा, कंज्यूमर को बेनिफिट क्या होगा, कंज्यूमर का मतलब जो उपभोक्ता है, जो सीधी सी बात है, कंज्यूमर को सस्ते में, अगर ये मोबाइल मान लीजिए यूके से आ रहा है और इस पर टैक्सेस लग रहा है, अगर मान लीजिए 100 रुपये, वो टैक्सेस आके 1 रुपये रह जाता है, तो मुझे ये 99 रुपये सस्ता भी मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर आर्टिकल। तो वही है कि लो प्राइस पे हम इम्पोर्टेड ब्रिटिश गुड्स को करेंगे, जो हम लो प्राइस पे, और ग्रेटर प्रोडक्ट चॉइस होगी हमारे पास। अगर हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट बढ़ जाएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट की चॉइस होगी। पहले हम एक जगह फोकस कर रहे थे, उसकी बजाय हमारे पास क्या है, बहुत सारी मार्केट है, और बेटर क्वालिटी कंपटीशन होगी बिटवीन द बोथ कंट्रीज। हमारे दोनों बीच के बीच में क्या होगा, बेटर क्वालिटी कंपटीशन होगा। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखने लायक है। और मार्केट की इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी। मार्केट इफ़िशियंसी का सीधा मतलब है कि मार्केट में जो भी चीज़ आ रही है उनकी इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी। जैसे स्कॉच विस्की, लग्जरी कार्स, कॉस्मेटिक, चॉकलेट, इनकी इफ़िशियंसी और इनकी क्वालिटी में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये सारे हमारे वो हैं। बेनिफिट फॉर इंडियन एक्सपोर्ट, इंडियन एक्सपोर्ट के लिए क्या होगा, एक्सपोर्ट का मतलब जो चीज़ें हम यहाँ से भेजते हैं, क्या क्या भेजते हैं, हम भेजते हैं इंडिया हमारा
पहला, हम ड्यूटी फ्री एक्सेस यूके मार्केट मिलेगी। हमारा कंपटीशन, हमारे बीच में जो कंपटीशन है बिटवीन यूके एंड इंडिया, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा या इंक्रीज होगा। और कस्टम प्रोसीजर भी हमारा इजी हो जाएगा। कस्टम प्रोसीजर का मतलब कि हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँचा, जो कस्टम ऑफिसर बैठे, कस्टम सीधा सा मतलब ये टैक्स की बात कर रहा है, जो कस्टम ऑफिसर बैठे वो हमारा प्रोसीजर बहुत कह सकते इजी हो जाएगा। कि पहले जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और बहुत सारी प्रोसेस करनी रहती थी, और रिगार्डिंग द चेक पोस्ट, ये सब वो सब खत्म एक तरीके से हो जाएगा। और तो अगर ये सब कम होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे गुड्स हैं उनका मूवमेंट फास्टर होगा। क्योंकि अगर हमारा प्रोसीजर अगर इजी हो जाएगा, दूसरे शब्दों में कहूँ, बहुत प्रोसीजर ही हमारा बहुत कम रह जाएगा, तो हमारे जो गुड्स हैं वो फास्ट तरीके से एक्सपोर्ट होंगे। देन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेंगी इंडिया में। जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एंड एफपीआई, ये भी इंडिया के लिए है कि इंडिया के अगर कोई बाहर जाके इन्वेस्ट करना चाहता है, स्पेशली यूके एंड यूके में करना चाहता है, चाहे एफडीआई हो चाहे एफबीआई, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि यूके में जाके बेटर तरीके से अपना इन्वेस्ट करे, और उसकी सिक्योरिटी भी ज़्यादा रहेगी। सर्विस एंड मोबिलिटी में क्या है कि बेटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट, ये सारी क्या है कि ये सारी सर्विस का मतलब सीधा ये टर्सरी सेक्टर की बात कर रहा है। टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का मतलब ये है कि हम जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं। टर्सरी सेक्टर का सीधा सा मतलब है हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में हम जो रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनकी बात करते हैं, जो पहली बार निकल के आते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री की बात करते हैं। और टर्सरी सेक्टर में अगर हम बात करें तो टर्सरी सेक्टर में स्पेशली हम सर्विसेज की बात करते हैं, जिसमें आईटी सर्विसेज हो गई हमारी, और बीपीओ सेक्टर हो गया। ये सारी चीज़ें हमारी टर्सरी सेक्टर में आती हैं। तो ये है कि हमारा जो टर्सरी सेक्टर है स्पेशली उसको भी प्रमोशन मिलेगा। और कह रहा है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट अवॉइड डबल कंट्रीब्यूशन फॉर द एलिजिबल टेम्परेरी फॉर द प्रोफेशन। ये सोशल सिक्योरिटी का भी वो रखा जाएगा, स्पेशली दे आर टॉकिंग अबाउट द डायस्पोरा। तो ये सारी चीज़ें हैं। चैलेंजेस क्या हैं इसके? चैलेंजेस जाहिर सी बात है, अगर हम किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस हमारे रहते हैं। पहला चैलेंजेस यही है कि लेबर के स्टैंडर्ड अलग हैं। हाई इन्वायरमेंट लेबर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, इंडिया की लेबर एंड यूके की लेबर के कंप्लायंस अलग अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज लगाते हैं कार्बन इंटेंसिव एक्सपोर्ट पर। तो उनसे क्या होता है, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर यूरोपियन कंट्रीज, और हमारा यूके भी यूरोपियन कंट्रीज, हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कि ये कार्बन कितना एमिशन किया है, उसी हिसाब से उस पर टैक्सेस वगैरह लगता है। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी कार्बन इंटेंसिव एक्सपोर्ट ही है, सीधी सी बात। देन डोमेस्टिक कंपटीशन, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं स्पेशली इंडिया की, वो उतनी ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से या टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा हाई स्टैंड नहीं है कि जो वो यूके की मार्केट है उससे अच्छे से कंपटीशन कर पाए। हमारा कंपटीशन हमारा उतना अच्छा नहीं है। प्रीमियम इंपोर्ट में अफेक्ट सम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। रूल ऑफ ओरिजिन का भी है कि नीड स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट फॉर प्रिवेंट ट्रेड। रूल ऑफ ओरिजिन, कहाँ से प्रोडक्ट आए, ये सारे हमारे चैलेंजेस हैं। देन वे फॉरवर्ड का सीधा सा मतलब है तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, इसको हम कैसे बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो पहले ये कि हमें सबसे ज़्यादा हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन है उसको बढ़ाना चाहिए। और क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारे जो प्रोडक्ट का है कि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी में यूके की मार्केट में आराम से टिक पाए, ये भी हमें करना है। और जो हमारा एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसको भी हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा जो स्किल है लोगों के पास एमएसएमई सेक्टर में है। और इंडिया के जो एमएसएमई सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टेक्सटाइल के रिलेटेड हैं, जूट रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, जैसे हम चटाई बनाते हैं एट द ग्रास रूट लेवल, या एमएसएमई सेक्टर, बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर हैं इंडिया में। इसको
इंडिया अगर सपोर्ट करे तो इनका मार्केट डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, इनकी डिमांड बढ़ सकती है। और डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट बास्केट, जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसकी बास्केट बढ़ाना चाहिए। सीधा कह रहा है कि जो हमारे आर्टिकल हैं उनका दायरा बढ़ाना चाहिए। और है कि इंडिया की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा यूके के साथ, यूरोपियन के साथ, उनके साथ क्या हमें इसको अलाइन करना चाहिए, उनके साथ साझा करना चाहिए, उनसे कुछ। ये सारी चीज़ें हमारी उस आर्टिकल की हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है, इस आर्टिकल को GS2 से सीधा सीधा गवर्नेंस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। ये लिखा है सोनम वांगचुक की पत्नी, उनका पूरा नाम तो यहाँ पे मुझे दिखा, गीतांजलि ऐसे ही कुछ नाम है, मुझे कंफर्म तो नहीं पता है, उन्होंने लिखा है। तो वो कह रही है कि इंडिया में एजुकेशन रिफॉर्म का नीड है। उन्होंने सारे पॉइंट यहाँ पे बताए हैं कि क्या क्या। उन्होंने कहा कि टीचर का रेस्पेक्ट होना चाहिए, और जो प्राइमरी लेवल, ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन सिस्टम है उसको बेटर होना चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। बहुत सारी बातें वो कह रही हैं। तो यहाँ से हम अगर मेंस के पॉइंट निकाल सकते हैं, जो उन्होंने 7 से 8 पॉइंट बताए। उन्होंने क्या है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का सीधा सा मतलब है एक सर्टेन टाइम के बाद पॉपुलेशन के चेंजेस होते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है। और दूसरी शब्दों में कहूँ, पॉपुलेशन किसी स्पेशली यूथ की बात कर रही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये सारी चीज़ें, उसके अलावा यहाँ से कहा है कि रेस्पेक्ट फॉर द टीचर। इन्होंने पहला रिफॉर्म की बात की है कि इन्होंने पहला इसमें कहा है कि कोचिंग के बारे में भी इन्होंने बात की है, टीचर का रेस्पेक्ट भी होना चाहिए। और कह रही कि जो हमारे बैकेंट लीडिंग पोजीशन रिप्रेजेंट थाउजेंड ऑफ, मतलब सीधा कह रहे हैं कि जो बैकेंट हमारे स्कूल है या टीचर है उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। फिफ्थ कह रही है कि क्या लिखा है, जो भी है हम आगे देखेंगे। ये सारे हमारे क्या है कि सीधा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें बात कर रही हैं, टीचिंग स्किल की बात कर रही हैं, और डिजिटल यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी या एजुकेशन टेक की बात कर रही हैं। और उसके अलावा ये बात कर रही हैं कि उसके अलावा हमें टीचर का रेस्पेक्ट भी करना चाहिए, टीचर का रेस्पेक्ट। और जो हमारे ट्रेनिंग स्पेशली कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, जिससे क्या है कि कोचिंग की टीचिंग की क्वालिटी या एजुकेशन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो पाए। ये सारी चीज़ें 5 से 6 चीज़ें इसमें मेंशन है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहिए। सीधा ये कह रही हैं कि इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ेगा, स्पेशली गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो हमारा क्या है, जिसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो टीचिंग स्किल भी अच्छा होगा और टीचिंग अच्छी होगी। तो वही आर्टिकल कह रहा है कि सिस्टमैटिक रिफॉर्म है हमारे, मेयरली चेंजिंग द मिनिस्टर्स। ये स्पेशली आर्टिकल उस टाइम पे आया जिस टाइम पे, हाँ, यूथ या कहें कि कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ लोग या हमारा देश का जितने भी यूथ हैं स्पेशली, वो नीट में जो पेपर लीकेज सिस्टम था, उसके अलावा बहुत इससे बहुत ज़्यादा पहले से, जैसे हमारा नेट का पेपर भी लीक हुआ, CBSE का इशू था, CBSE, इन सारी चीज़ों को लेकर जो हमारे लोग या सोनम वांगचू हंगर स्ट्राइक पे, उसकी रिगार्डिंग ये लिखा है। तो उनका डिमांड है कि मिनिस्टर को सीधा सा एक रिज़ाइन करना चाहिए। तो इनका कहना है कि एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए, सिर्फ किसी भी मिनिस्टर के चेंज करने का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये सीधी ये कह रही है। आल्दो इन्हीं के हस्बैंड जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, इसे कहते हैं कि लिबरलाइजेशन। इसको हम सीधा सा कह सकते हैं कि कैंडिड कितना बिहेवियर है, खुद के हस्बैंड बैठे हैं, लेकिन आर्टिकल में जो उन्होंने लिखा है कितना नीट एंड क्लीन बात कही है कि चेंजिंग मिनिस्टर इज वो देन, ये कह रही है कि रिक्वायर सिस्टमैटिक रिफॉर्म रेदर देन चेंजिंग मेयरली ए मिनिस्टर। किसी भी मिनिस्टर को चेंज करने से बेहतर है कि सिर्फ चेंज करना ही उसका सॉल्यूशन नहीं है। ये सीधी है। फिर कहीं इट ड्रॉ अटेंशन टू नीड ऑफ लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है जिनमें कह रही है इंस्पायर्ड बाई कंसर्न रेज थ्रू सोनम वांगचू एजुकेशन मूवमेंट। उन्होंने कही कि इसमें हमारे पास एजुकेशन में हमें सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सीधा सा है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, उसके अलावा जितना भी हमारा पूरा सिस्टम है, उन पे क्या रिफॉर्म करना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी, प्रोबिटी, ये सब उनका
रिफॉर्म होगा तो उससे क्या है, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी, उनकी प्रोबेबिलिटी तय होगी, उनकी ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें सीधी बात करने की जितने भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, इंस्टीट्यूशन है, उन पे रिफॉर्म होना चाहिए, ये इनका कहना है। फिर कह रही आर्गूमेंट क्या है इनका कि एजुकेशन रिफॉर्म शुड फोकस ऑन, क्या क्या होना चाहिए एजुकेशन में रिफॉर्म के लिए। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म होनी, जैसे हमने कहा सीधी सी बात करें, सिस्टम में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन मिनिस्टर से लेके ग्रास रूट लेवल तक, उनमें सब में रिफॉर्म होना चाहिए, उनमें सुधार होना चाहिए, जिससे उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो सके और उनमें ट्रांसपेरेंसी भी आ सके। और क्या करें, इंस्टीट्यूशन नॉट पर्सनैलिटीज, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म चाहिए ना, हम किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति में रिफॉर्म लाएं या व्यक्तिगत व्यक्ति को चेंज करें, सीधी सी बात है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर कह रही लर्निंग आउटकम नॉट रूट लर्निंग, हमें लर्निंग आउटकम पे ध्यान देना चाहिए, न कि रूट लर्निंग, जैसे पैरेट टाइप तोते की तरह रटा देना। टीचर क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने कहा टीचर की क्वालिटी भी बेटर होनी चाहिए। जैसे आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जो भी कॉलेज हैं, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज, उनमें जैसे डीपीएस हो गए, बहुत सारे कॉलेज, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना बेटर है, लेकिन टीचर क्वालिटी होता क्या है कि जो हम वेस्टर्न कंट्रीज से मैच नहीं कर पाते हैं। तो उनका सीधा सा मतलब है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो सही कर लेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम स्टूडेंट का स्किल नहीं अच्छा कर पाएंगे, स्किल तभी अच्छा कर पाएंगे जब हम टीचर क्वालिटी को बेहतर करेंगे। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी विद अथॉरिटी, जो सॉरी ऑटोनॉमी, जो भी अथॉरिटी है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए रिगार्डिंग द एजुकेशन। जिसको भी हमने बिठाया है सिस्टम में, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, पेपर लीकेज या कोई भी स्कीम वगैरह होता है, इवन मान लीजिए कोई भी कुछ भी होता है एजुकेशन से रिलेटेड, उसके ऑफिस से रिलेटेड, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए विद द ऑटोनॉमी। ये सारी चीज़ें इसमें कह रही हैं। फिर वो कह रही हैं कि इंडिया में वाई एजुकेशन रिफॉर्म इज़ क्रिटिकल, एजुकेशन रिफॉर्म इतने क्रिटिकल क्यों है। तो वो कह रही हैं कि इंडिया डेमोक्रेटिक डिविडेंड कैन बी मेक बिकम एन एसेट्स ओनली फॉर एजुकेशन प्रोड्यूसर, क्या है, स्किल्ड वर्कर फोर्स, इनोवेटर, इथिकल सिटीजन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सीधा सा मतलब है कि स्किल्ड वर्क फोर्स होना चाहिए, इनोवेटर होना चाहिए, इथिकल सिटीजन होना चाहिए। इंडिया में बहुत कम इथिकल सिटीजन है। इथिकल का मतलब है जिनके अंदर नैतिक नागरिक होना चाहिए। अगर कहूँ नैतिक नागरिक का मतलब सीधा सा है कि अगर कोई भी काम कर रहा हूँ तो उसके पीछे मुझे पता होना चाहिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं रेड लाइट ब्रेक कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, तो मैं इथिकली रॉन्ग हूँ, बिकॉज आई एम ब्रेकिंग द लॉ ऑफ द नेशन, मैं अपने राष्ट्र का लॉ ब्रेक कर रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, एक रिक्शा वाला भी इथिकल हो सकता है। तो ये कह रहे हैं इथिकल सिटीजन होना चाहिए, इनोवेटर होना चाहिए, जो इनोवेशन कर सके। यहाँ पे सीधी सी बात कर रही वो कि वो उसके अंदर क्या होना चाहिए, आईक्यू, और यहाँ स्किल्ड वर्क फोर्स होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकर का सीधा सा मतलब है कि वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे, किसी भी सब्जेक्ट पे पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे कहते हैं थीसिस, एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति कुछ थिंकिंग कर रहा है, किसी के बारे में सोच रहा है, या मान लीजिए कोई इनोवेशन कर रहा है, तो पहले तो क्रिटिकल थिंकर का मतलब कि पहले तो क्या है, वो कोई थीसिस बनाएगा, थीसिस इन द सेंस उसके दिमाग में कोई आइडिया आएगा। तो आइडिया अगर आएगा तो आइडिया सबसे पहले आने के बाद क्या होगा, थीसिस, कि ये आइडिया से मेरा क्या बेनिफिट होगा, स्पेशली यहाँ पे पॉजिटिव एक दिमाग में आया कि इससे मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद ये थीसिस धीरे धीरे चेंज होगी उसकी एंटी थीसिस में। एंटी थीसिस का मतलब सीधा सा ये हुआ कि उसके दिमाग में उसके प्रति कुछ नेगेटिव चीज़ें आएंगी कि इसका नेगेटिव इफेक्ट ये हो सकता है। फिर वो नेगेटिव इफेक्ट को देखते हुए एक सिंथेसिस करेगा, सिंथेसिस, कि इन दोनों को मिला के एक निकालेगा कंक्लूजन। वही इसका मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग। मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया, आइडिया आने के बाद क्या होगा, मैं उस जो आइडिया आया उसके रिगार्डिंग सोचूंगा कि दिस इज़ बेटर ऑप्शन फॉर मी और नॉट, ये मेरे लिए बेटर ऑप्शन है नहीं है। फिर मैं उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव सोच के एक और फिर है इंटरप्रेनरशिप, इंटरप्रेनर का सीधा सा मतलब है कि जो हमारे बिजनेस हैं वो सीधे से आए। देन अदरवाइज रिस्क टू बिकमिंग ए डेमोग्राफिक बर्डन, ये सारी चीज़ें, नहीं तो फिर डेमोग्राफिक
बर्डन होगा। फिर हम मेजर रिफॉर्म सजेशन उन्होंने क्या बताया कि रिफॉर्म एग्जामिनेशन मूव फ्रॉम मेमोराइजेशन टू क्रिटिकल थिंकिंग, कि जो हम आजकल बच्चों को मेमोराइजेशन कराते हैं उनसे क्रिटिकल थिंकिंग पे, क्रिएटिविटी पे, एनालिटिकल रीजनिंग पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑन द असेसमेंट, ये सारी है। इसका एप्लीकेबल अक्रॉस कहाँ होगा, जैसे स्कूल बोर्ड में, जी में, नीट में, क्यूईटी में और यूपीएससी में इनका यूज़ सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इजी सा आर्टिकल है, बस एजुकेशन रिफॉर्म से है कि हमारा मेमोराइजेशन है, जो सीधी सी बात है, हम बच्चों को रटाते हैं, उस रटाने से हमें बाहर निकालना है, क्रिटिकल थिंकिंग करानी, क्रिएटिविटी, एनालिटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑन असेसमेंट। देन ये एप्लीकेबल कहाँ होगी, अक्रॉस ऑल द स्कूल, जी, नीट में, क्यूईटी में और यूपीएससी में, ये सारे इसके वो हैं। रिड्यूस कोचिंग डिपेंडेंसी, ये चीज़ हालांकि ये चीज़ इंडिया में नहीं हो सकती, क्योंकि कोचिंग वाले सारे गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं और बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है। रिड्यूस कोचिंग डिपेंडेंसी, बच्चों को कोचिंग से डिपेंडेंसी कम करना चाहिए, निर्भरता कम करना चाहिए, रेदर देन टू फोकस ऑन द स्कूल पे फोकस करना चाहिए। लेकिन इंडिया में 99.9% स्टूडेंट 12th तक कोचिंग ही करते हैं, फिर धीरे धीरे कम होते हैं, जैसे यूपीएससी या अदर स्टेट एग्जामिनेशन या सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं, इवन पुलिस की भी या कांस्टेबल की भी तैयारी करते हैं, तो वो भी कोचिंग लेते हैं। तो यही कह रहे हैं कि कोचिंग की डिपेंडेंसी कर देना चाहिए। कोचिंग क्या करती है, कोचिंग सिर्फ मेमोराइजेशन कराती है, रेदर देन टू मेक ऑन क्रिटिकल थिंकिंग पे काम नहीं कराती है। यही है कि पहला तो करंट इशू क्या है कि हाई फाइनेंशियल बर्डन है एजुकेशन पे, एक्स्ट्रा सेंट्रिक एजुकेशन, एग्जाम सेंट्रिक एजुकेशन बनाना चाहिए, और रूट लर्निंग, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सजेस्टेड रिफॉर्म जो हमने बताया, मल्टीपल असेसमेंट मेथड करना चाहिए। हम मल्टीपल असेसमेंट मेथड का सीधा सा मतलब है, हमको जो जांच परख है उसको मल्टीपल तरीके से करनी चाहिए। स्कूल परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइजेशन, स्कूल की परफॉर्मेंस करनी चाहिए, होलिस्टिक एडमिशन, ये सारी चीज़ें। टीचर की क्वालिटी का नीड क्या, बेटर टीचर रिक्रूटमेंट होना चाहिए, हम जो टीचर ले रहे हैं बेटर होने चाहिए। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, रिसर्च कल्चर, लीडिंग ट्रेनिंग, ये होना चाहिए। देन इंटरनेशनल एग्जाम पर उन्होंने कहा कि हम फिनलैंड से, सिंगापुर से और साउथ कोरिया और जापान से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि वहाँ के कैसे टीचरों में इनोवेशन लाया और कैसे टीचर स्किल्ड टीचर है। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में सोनम वांगचुक की पत्नी ये डिफाइन करें। फिर कहें नेशनल एजुकेशन डैशबोर्ड क्या है, किस पे खुद डिपेंड होना है, लर्निंग आउटकम पे डिपेंड होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीडेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, टीचर वैकेंसीज, ये सारी चीज़ें हमें नेशनल एजुकेशन डैशबोर्ड में करनी चाहिए। देन इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये लाइन याद रखना, ये वाली 6%, हमें मिनिमम 6% ऑफ जीडीपी फॉर एजुकेशन खर्च करना चाहिए एज एनविजिस्ड इन नेशनल पॉलिसी डिस्कशन, जो हमारा दैट इज मेंशन्ड इन नेशनल पॉलिसी डिस्कशन में मेंशन है कि हम अपनी जीडीपी का 6% एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे और हायर इन्वेस्टमेंट, रिसर्च, इनोवेशन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल में है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट इज मेंशन आर्टिकल में है रिगार्डिंग द एजुकेशन, वो हम देख लेते हैं, आर्टिकल में नहीं थे। जैसे कहता है आर्टिकल 21 का 86 अमेंडमेंट, ये कह रहा है कि 86 अमेंडमेंट के द्वारा आया, वो कह रहा है कि आर्टिकल 26 से राइट टू एजुकेशन है, सबको अधिकार है एजुकेशन का। देन आर्टिकल 41 कह रहा है राइट टू एजुकेशन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। फिर कह रहा है अर्ली चाइल्डहुड केयर 45 डीपीएसपी। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, ये वाला गलत है, राइट टू एजुकेशन ये वाला 41 ये गलत लिख दिया। ये वाला आर्टिकल 45 से अर्ली चाइल्डहुड केयर जो रिलेटेड द राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है कि हर किसी का पेरेंट्स का उत्तरदायित्व है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। और आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, ये सही है। और एक और आर्टिकल है दैट इज फंडामेंटल राइट में, एफ
वहाँ पे क्या बताया गया है कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनकी ड्यूटी है कम से कम बच्चों को स्कूल भेजें। ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेटेड है, हमारे राइट, दैट इज रिगार्डिंग राइट एजुकेशन। और हम कह सकते हैं कि हमारा आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन, ये कुछ ज़्यादा गलत लग रहा है मुझे, 45 है, अर्ली चाइल्डहुड केयर DPSP 6 to 14 ईयर, 6 to 14 ईयर। और ये हमारा आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, स्पेशली बात कर रही है ट्राइबल पीपल, ट्राइबल, एक मिनट, ट्राइबल पीपल। और हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है पेरेंट्स की, आर्टिकल 51 के जिसे हम बोलते हैं, उसमें है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ऐसे सब आर्टिकल हैं कि जो हमें पता होना चाहिए। फिर रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 में आई, निपुण भारत, PM श्री स्कूल समग्र शिक्षा, उसके अलावा हमारा बेटी पढ़ाओ है, उसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान है, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। चैलेंजेस क्या है कि लर्निंग पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, लोग लर्निंग कर ही नहीं पाते। टीचर शॉर्टेज है इंडिया में, डिजिटल डिवाइड है बिटवीन द रूरल एंड अर्बन, स्पेशली रूरल एंड अर्बन। ये फिर कह रहा है रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, ये है रीजनल डिस्पैरिटी। हम एग्जांपल ले सकते हैं दिल्ली राजस्थान का, दिल्ली एंड राजस्थान। और हम एग्जांपल ले सकते हैं स्पेशली बिहार एंड कोई भी ले लीजिए, केरला की स्टेट का बहुत ज़्यादा रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं। कोचिंग कल्चर सबसे ज़्यादा है इंडिया में, और पुअर रिसर्च इकोसिस्टम है, लो पब्लिक एक्सपेंडिचर है। सीधी सी बात है, एजुकेशन पे गवर्नमेंट बहुत कम एक्सपेंड करती है। ये सारी चीज़ें चैलेंजेस में आती हैं। देन वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि एग्ज़ाम सेंट्रिक से लर्निंग सेंट्रिक एजुकेशन को हमें बताना चाहिए कि एग्ज़ाम तक ही फोकस नहीं करना चाहिए कि हमें ये एग्ज़ाम निकालना है। हमें सीधा सा सीखना चाहिए कि हमें लर्निंग कुछ सीखना चाहिए चीज़ों से, ये पहला। देन कह रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड कैरिकुलम होना चाहिए, इम्प्रूव टीचर कैपेसिटी होनी चाहिए, टीचर की अकाउंटेबिलिटी, इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड मेजर बढ़ाने चाहिए। देन बिल्ड एजुकेशन एज ए बाई पार्टीशन नेशनल प्रायोरिटी। ये सारी चीज़ें वे फॉरवर्ड में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले आर्टिकल में। धन्यवाद।